हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का। हम लोग सेट 4 करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा ये टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इसमें से आपको देखने को मिलेगा। पाँचों सेट अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तो यकीन जानिए 33 से आपका 35 नंबर जो है आपका इसी मॉडल सेट से आने वाला है। तो मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर जरूर जाइएगा आप लोग। और आज के इस वीडियोज़ में हम लोग आज ही की वीडियोज़ में सभी सवालों को याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका निरंकुशवाद। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद बोलते हैं। तो चलिए इसको याद कैसे रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे निरंकुश, अंकुश नहीं है, अंकुश नहीं से आपको नी याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपको नहीं भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सवाल में नहीं भी है और अंकुश भी है। तो नहीं से आपको नो ले लेना है ना, नहीं से आपको नौ ले लेना है, नौ, और इसी से आपको बना देना है निरंकुशवाद। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। तो मतदान के अधिकार को मत से आपको मत लेना है, मत अधिकार यानी मताधिकार, मत देने का अधिकार। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, बास्तिल के किले का पतन कब हुआ था। तो बास्तिल के किले का पतन कब हुआ था? तो 1789 में। बास्तिल के किले का पतन हुआ था 1789 में। तो बास्तिल के किले का पतन हुआ 1789 में। और इसे याद करने का ट्रिक आपके इसी सवाल में है, पत्तन में आप देखिएगा लास्ट में 9 है, 9 से आपको 89 याद रखना है। ठीक है, 5 बार 6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से सवाल से कौन से ट्रिक जो है रिलेट करता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन में की मेज़बानी किसने की थी। 1815 में जो वियना का सम्मेलन हुआ था उसकी मेज़बानी किसने किया था। तो उसकी मेज़बानी किया था आपका मेटरनिख ने। मेज़बानी किसने किया था? मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं वियना सम्मेलन की मेज़बानी की बात कर रहा है तो म से मेज़बानी, म से मेटरनिख, म से इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। मेटसनी ऐसे यहाँ पे है एक ऑप्शन, लेकिन इसको आपको नहीं रखना है, इसी को रखना है। मेटरनिख को रखिएगा, याद रहेगा आपको एग्जाम तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे क्या था। तो लिब्रे क्या था? लिब्रे जो है एक फ्रांसीसी मुद्रा है ना। लिब्रे क्या है? एक फ्रांसीसी मुद्रा है। आपको इसी सवाल को घुमाकर पूछ सकता है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो लिब्रे है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? लिब्रे है। ठीक है ना। आपको इसी सवाल को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो लिब्रे है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है हमारा कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किया था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गीतांजलि की रचना किसने किया था। तो गीतांजलि की रचना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि की रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको आप लोगों को याद रखना है कि गीता जब है ना, गीता अंजलि, इसको 2 भाग में तोड़िए आप, गीता अंजलि। ठीक है, तो अंजलि जब गीता पढ़ती है तो कौन आ जाता है? टाइगर आ जाता है। कौन आ जाता है? टाइगर आ जाता है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना कि गीता जब अंजलि जब गीता पढ़ती है, अंजलि जब गीता पढ़ती है तो कौन आ जाता है? टाइगर आ जाता है। आप लोग कहेंगे सर ऊपर वाले सवाल में आपने ट्रिक नहीं बताया। तो इस ऊपर वाले सवाल जो है अपने जो है हमारे राष्ट्र नेता लोग थे, देशभक्त नेता हैं, हमारे राष्ट्र नेता है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 3 लोगों के नाम में मैं ट्रिक इसलिए नहीं लगाया कि उन लोगों का नाम बिगाड़ना जो है अच्छी बात नहीं है। ट्रिक जहाँ भी लगता है उसका नाम बिगड़ जाता है, इसीलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आप लोग बिना ट्रिक से भी याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है ये सभी गलत ऑप्शन आपको दिया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट
जो थी रिपब्लिकन आर्मी जो थी, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। योगेश चंद्र चटर्जी थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है, और सचिद्रानंद सान्याल थे, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, कानपुर में हुई थी। इसलिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उससे मेल नहीं खा रहे हैं। आप इसका आंसर क्या कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है हमारा, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं? तो देखिए, जिसमें जीवन है, गाय में क्या है? जीवन है, इसलिए जैव संसाधन हो जाएगा। अगर उसमें जीवन नहीं रहता तो अजैव संसाधन में टिक आउट करते हैं। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस भूमि पर खेती की जाती है वो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बंजर तो नहीं कहेंगे, वन भूमि भी नहीं कहेंगे, चारागाह भी नहीं कहेंगे, तो कृषि योग्य भूमि कहेंगे। तो आप लोग जो है वहाँ पर ऑप्शन को भी छांटिएगा, ऑप्शन छांट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो बांगर और खादर जो है वो एक जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर गो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, बांगर जो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बांगर क्या होती है? तो नवीन मृदा, सॉरी, ठीक है। तो नवीन मृदा, जो नई मृदा को होता है तो बांगर बोलते हैं। बांगर नहीं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बता देते हैं, शायद हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। तो क्या है इसका? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आपको अगर पूछ लेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। सॉरी, पुरानी नहीं होगा, यहाँ पे नया होगा, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक हम आपको बता देते हैं कि नए सामान को हम लोग क्या करेंगे? खाएंगे। नए सामान को क्या करेंगे? खाएंगे, ठीक है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। बांगर कहते हैं, खादर नहीं, सॉरी, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो दोनों को याद रखने का हम आपको ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर आप लोग समझ लीजिए कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। अब सवाल आपसे दो तरह से और पूछा जा सकता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, यानी कि जो नया होगा उसको हम लोग खाएंगे, खाने से खादर, ठीक है। अब बांग का मतलब होता है, हमारे संथाली भाषा वगैरह में जो उसको बोलता है बांग, मना किया जाता है, ठीक है। तो बांग से हम लोग बांगर याद रखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? नहीं खाएंगे, बांगर हो जाएगा, ठीक है, बांगर, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। यानी 3 क्वेश्चन आपको इसमें से निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका उड़ीसा राज्य में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा राज्य में हुआ था, याद रखेंगे। इसको याद रखने का ट्रिक हम आपको बता देते हैं कि देखिए, वन प्रबंधन यानी वनों का जो है अच्छे से रख रखाव करने के कारण 1988 में शुरुआत हुई थी। कहाँ? तो उड़ीसा में। अब देखिए सर, जब वहाँ पर मान लीजिए उड़ीसा वो राज्य नहीं, कोई राज्य है, ठीक है, कोई राज्य है, वो अपने इलाके में जो है वनों का अच्छा प्रबंधन कर रहा है, तो हमारे सारे जीव जो पक्षी उक्षी कहाँ चले जाएंगे? उड़ करके उस राज्य में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? उड़ करके चले जाएंगे। उड़ करके कहाँ चले जाएंगे? वहाँ चले जाएंगे। तो हम लोग उड़ीसा याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे प्रबंधन के कारण सारे पक्षी उड़ के कहाँ चले गए? उड़ीसा चले गए, ठीक है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? वन विभाग के अनुसार आपको बताना है कि कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किसका है? तो इसका हो जाएगा आपका रक्षित वन का। किसका है? तो रक्षित वन का है। अगला सवाल है हमारा, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? ठीक है, तो भारत के कितने प्रतिशत धनी लोग आपको बताना है। तो 25% जो है धनी लोग गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की जो रीति है वो किस कारण से कम हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर की बारहमासी जल सुविधा के कारण। वहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इस नहर का, इस कारण से जो वहाँ पर अब जो जल संग्रहण के जो है ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई के नए क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया गया है। सिंचाई के नए क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया गया है, तो फसल प्रतिरूप को। ठीक है, याद रखिएगा। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसी होती है, यानी प्रचुर मात्रा में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका क, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। नदियों से बांध बनाने पर क्या नहीं होता है, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, सूर्य ग्रहण। नदियाँ बांध बनाने से क्या होगा, सूर्य ग्रहण, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों का स्वास्थ्य और लोगों की शिक्षा, यानी उपरोक्त में से सभी होगा। अगला सवाल है हमारा विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार आपको बताना है क्या इसमें से सही है, तो क और ख दोनों हो जाएगा। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश हैं। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश हैं। तो इसमें से दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल है प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं। अगला सवाल हमारा इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो भावी पीढ़ी के जो कल्याण को परिभाषित करता है वो है हमारा धारणीय विकास। कौन है, धारणीय विकास प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो सेवा दे रहा है, सेवा क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो इसका सही हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो क्या करते हैं, सेवा देते हैं। संचार वाले लोग भी सेवा देते हैं और बैंकिंग वाले भी सेवा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है, तो जीडीपी का जो विस्तारित रूप होगा वो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी का जो हम लोग को सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका हिंदी। ठीक है। नरेगा 2005 में के अनुसार सरकार के द्वारा गारंटी रोजगार दिनों की संख्या कितनी है, 100 दिनों की, यानी 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है नरेगा के द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, नरेगा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है और ये कानून आया था 2005 में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है, तो संगठित क्षेत्रक में होता है। सवेतन को बढ़िया से समझिए, स है उसके बाद वेतन है, स को अलग कर दीजिए, वेतन को अलग कर दीजिए, यानी कि वेतन के साथ छुट्टी, यानी आप छुट्टी पे तो जाइएगा और आपको वेतन भी मिलेगा, तो वो संगठित क्षेत्र होता है, यानी सरकारी क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं, यानी उस व्यक्ति की जितनी कार्य होना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत कार्य कर रहा है, बाकी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। अगला सवाल है हमारा उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच जो है वो तृतीयक क्षेत्रक जो है संबंध को स्थापित करता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है इस बात को समझ लीजिए। देखिए, प्रथम प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो उससे उत्पादन हो गया, द्वितीय क्षेत्रक जो है आपका जो है उसको प्रोडक्ट बना करके उसको सारा पैकिंग कर देगा जिसमें कंपनी वगैरह आती है। तृतीयक क्षेत्रक आ जाता है आपका सेवा क्षेत्रक, तो ये सारा जो फैसिलिटी को यहाँ लोगों तक कौन पहुँचाने का काम करता है, तृतीयक क्षेत्रक कार्य करता है। ठीक है। नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। नेक्स्ट है हमारा साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत समिति का। नेक्स्ट है हमारा सत्ता के विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है। सत्ता के विकेंद्रीकरण में निम्न में से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं, तो नगर निगम जो होता है उसका प्रधान मेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोल्बिया की सरकार ने कोचंबा शहर में जलपूर्ति का अधिकार किससे बेच दिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुराष्ट्र कंपनी को।
ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन असत्य है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन असत्य है। तो इसमें सबसे असत्य बात जो है वो है व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। ये कथन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में हुआ था। यानी दो पार्टियां मिलकर एक ही सरकार बनाने वाला जो गठबंधन कहलाता है। मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए 150 सीट की आवश्यकता है, एक ने लाया है 100 सीट, एक ने लाया है 50 सीट। अब इन दोनों मिल जाएगा, अब मिल करके सरकार का गठन कर देगा। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं गठबंधन सरकार। इसकी शुरुआत कब हुई थी वही आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1990 में। ठीक है, याद रखिएगा 1990 में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल, कि भारत में अवशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी अवशिष्ट जो शक्ति होता है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केंद्र सरकार में आता है। अवशिष्ट का मतलब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, बाकी बचे हुए जितने भी अधिकार होते हैं। जैसे कि राज्य सरकार को कुछ लिस्ट दे दिया गया कि आप लोग ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच गया है। तो जो थोड़ा बहुत काम बच गया उसको कौन संभालेगा, केंद्र सरकार संभालेगा। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र को ही संघ कहते हैं, ठीक है ना। भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है। तो भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार। इसके पहले वाले हम लोगों ने आपको देखा था क्वेश्चन आपके, चलिए इसको रिपीट कर देते। देखिए संघवाद का तीसरा स्तर आपसे पूछा है, तो तीसरा स्तर में स्थानीय सरकार आ जाएगा। नेक्स्ट अभी बने रहिएगा वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। अभी आपका यहाँ पे गया था, देखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण में आपका है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये वाला आंसर आप लोगों ने याद किया था। अगर आपसे पूछ लेता कि पहले कौन होता है, तो पहले केंद्र होता है। आपका तीसरा स्तर पूछा था तो स्थानीय सरकार, दूसरा स्तर पूछता तो राज्य सरकार, अब पहला स्तर पूछेगा तो केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है। तो भारतीय संघवाद का पूछेगा तीसरा स्तर, भारतीय संघवाद का पहला स्तर तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रवाद का दूसरा स्तर राज्य सरकार, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर तो स्थानीय सरकार। ठीक है, सभी आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।